लगातार डोरबेल बजने पर तारा चुन्नी के बिना ही दरवाजे की तरफ भागी। आप यहाँ कैसे?" सामने विराज को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। 6 महीने पहले उसने अप्रैल फूल के चक्कर में अपनी और विराज की एडिट की हुई तस्वीरें अपने मंगेतर को भेजी थी, जिसे सच मानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। जब बात खुली और सब तारा को भला बुरा कहने लगे तो उसने सारा इल्ज़ाम विराज पर डाल दिया। "चाची, भगवान की कसम मैं बेकसूर हूँ, ये सब विराज भैया का किया धरा है।" वो आंसू बहाते सबको अपनी बात का यकीन दिला गई। तभी विराज को बाबूजी के मजबूर करने पर उससे विवाह करना पड़ा। "गाड़ी में बैठो, तुम्हारी विदाई लेने आया हूँ। बाबूजी मेरा बोझ भार करना चाहते हैं, इसलिए।" सुमन चाची का ज़ोरदार थप्पड़ तारा के चेहरे पर आ लगा। इसके साथ ही पूरा ड्राइंग रूम खामोशी से गूंज उठा। हर निगाह उस लड़की पर जमी हुई थी जो सोफ़े के किनारे पर सर झुकाए बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, दोनों हाथ कांप रहे थे, होंठ लरज़ रहे थे। इसके बावजूद उसने अपने बचाव में एक दफ़ा भी नहीं कहा। वो मुजरिमों की तरह सबके सामने बैठी हर इल्ज़ाम, हर ताना, हर ज़िल्लत बर्दाश्त कर रही थी। आज इस संयुक्त परिवार में रहने वाले वो लोग भी उस पर हाथ उठा रहे थे जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ ऊंची आवाज़ में बात भी कर सकें। वजह सिर्फ एक थी, तारा इस घर के बुज़ुर्ग दादी दादा में से दादाजी की सबसे ज़्यादा लाडली थी। उनकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा हर महफिल में उसका मान रखते थे। कोई उसे डांट देता तो दादाजी सबसे पहले उसके हक़ में खड़े हो जाते। आज पहली बार हालात ऐसे बदल गए थे कि हर शख्स खुद को हक पर समझ रहा था। सुमन चाची ने गुस्से से हाथ नचाकर कहा, "मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की एक दिन ऐसा ही कोई तमाशा लगाएगी। मैं बरसों से सबको समझाती रही, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दादाजी ने इसको इतनी आज़ादी दी, इतना प्यार दिया कि इसने किसी को कुछ समझना ही छोड़ दिया। इसे तो सर का ताज बना रखा है। अब भुगतो अपनी लाडली की करतूत। इतनी मुश्किल से इसका रिश्ता तय करवाया था और ये दिन दिखाया इसने।" दूसरी चाची आगे बढ़ी। उसने तारा के बाजू को ज़ोर से पकड़ा और एक धक्का दिया। तारा लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। वो दर्द से सिसक उठी। दूसरी चाची ने नफ़रत से कहा, "एक हमारी बेटियां हैं जिनके पीछे पूरा परिवार पड़ा रहता है। ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा फैशन मत करो। हर कदम पर रोक टोक होती है। यहाँ देखो तुम्हारी लाडली को, जिसने ऐसा काम कर दिया कि पूरा ख़ानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब बताओ, इसका हिसाब कौन करेगा?" कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से बढ़कर तारा को कसूरवार साबित करने की कोशिश कर रहा था। कोई उसे बेशर्म कह रहा था, कोई ख़ानदान की इज़्ज़त पर दाग करार दे रहा था, कोई उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहा था, कोई दादाजी के प्यार को इस सब का ज़िम्मेदार बता रहा था। तारा लगातार रोती रही। उसकी हिचकियाँ बंध चुकी थीं। वो बार बार नज़रें उठाती, फिर फ़ौरन झुका लेती, जैसे हर तरफ उसे सिर्फ नफ़रत ही नज़र आ रही हो। उसी लम्हे बाहर से लकड़ी की चढ़ी ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ आई। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गईं। दादाजी अंदर दाखिल हुए, सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी सख्ती। वो चंद लम्हे खामोश खड़े पूरे मंजर को देखते रहे, फिर उनकी निगाह तारा पर जाकर रुक गई। तारा ने कांपती हुई गर्दन उठाई। उसकी भीगी हुई आंखें सीधा दादाजी की आंखों में जा ठहरी। उसने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। इसी एक इशारे में बेशुमार छिपी हुई बातें थीं। "दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। दादाजी, मेरा यकीन करें। दादाजी, मैं बेकसूर हूँ।" दादाजी की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी उभर आई। वो अपनी लाडली की आंखें पढ़ना जानते थे। वो बरसों से उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात से उसके दिल का हाल समझ लेते थे। आज भी उनका दिल यही कह रहा था कि तारा झूठ नहीं बोल रही, मगर हालात उसके हक़ में नहीं थे। वो वीडियो सब ने देखी थी। तारा की सगाई कई महीने पहले रोहन से हो चुकी थी। रोहन खूबसूरत, पढ़ा लिखा और बावकार नौजवान था। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों परिवारों ने खुशी से रिश्ता स्वीकार किया। सगाई हुई, विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं, मगर आज सब कुछ बदल गया था। तारा के मोबाइल में मौजूद एक अत्यंत अभिज्ञानक वीडियो और तस्वीरें पूरे परिवार के सामने आ चुकी थीं। वीडियो में तारा और विराज थे। देखने वाला हर शख्स यही समझ रहा था कि ये सब कुछ सच है। किसी ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि इस वीडियो के पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि वीडियो कहाँ से आई। किसी ने ये नहीं सोचा कि तारा जैसी लड़की ऐसा कदम क्यों उठाएगी। हर शख्स ने सिर्फ फैसला सुनाया। तारा सर झुकाए बैठी थी।
एक के बाद एक आवाज़ उसके कानों में टकरा रही थी। ये सब क्या है? बोलती क्यों नहीं? आखिर ये वीडियो कैसे बनी? हमें जवाब चाहिए। खामोश रहकर अपना जुर्म मत छुपाओ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हर सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। तारा ने लरजते हुए होंठ खोले। आवाज़ गले में ही फंस गई। उसने दोबारा कोशिश की। आंसू गालों पर बहने लगे। पूरा जिस्म कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से शुरू करे, क्या बताए, किसे यकीन दिलाए, क्योंकि सत्य उसके पास था, सबूत किसी और के पास। चाचियों के तो जैसे बरसों बाद कोई ऐसा बहाना मिल गया था जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। तारा को पूरा यकीन था कि अगर उसने अभी खामोशी इख्तियार किए रखी तो ये लोग उसकी ज़िंदगी नरक बना देंगे। वो लगातार रोती रही। चंद लम्हे गुजरे। उसने कांपते हुए अपने आंसू साफ़ किए, फिर अचानक हिम्मत जमा की, सर उठाया। विराज भैया, ये सब उन्हीं का किया धरा है। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे, इसलिए ये सब कुछ किया उन्होंने। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर शख्स की सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। दादाजी ने चौंक कर तारा की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम कहना क्या चाहती हो? विराज तारा के ताऊ का बड़ा बेटा था। पूरे परिवार में सबसे सफल समझा जाता था। गांव और शहर के बीच बनी इस विशाल हवेली की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी वही संभालता था। कारोबार देश के अलग अलग शहरों तक फैला हुआ था, इसलिए उसका ज़्यादा वक्त सफ़र में गुजरता था। इस वक्त भी वो मुंबई में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग में मौजूद था। जैसे ही उसका नाम ज़ुबान पर आया, उसकी माँ गुस्से से आगे बढ़ गई। मेरे बेटे का नाम क्यों ले रही हो? उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम अपने पाप मेरे बेटे के सर डालने की कोशिश मत करो। ये सब तुमने ही किया है, कोई चाल चली है। तारा ने अपने कांपते हुए हाथ आपस में मजबूती से भींच लिए। वो लगातार रो रही थी। उसकी आवाज़ बार बार भर आ रही थी। दादाजी, ये वीडियो मेरी नहीं है, ये एआई के ज़रिए बनाई गई है। ये सब विराज भैया ने किया है। पिछले दिनों मेरी उनसे बहुत बुरी बहस हुई थी। उन्होंने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे सबके सामने जलील करेंगे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक चले जाएंगे। आप खुद गौर करें, ये मैं नहीं हूँ। आप जिसे चाहें चेक करवा लें। मुझे तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल करना भी नहीं आते। आपको तो पता है, ये सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट विराज भैया संभालते हैं। उनके पास हर तरह के लोग हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा दिमाग भी नहीं है। उन्होंने ये तस्वीरें और वीडियो बनाई है ताकि मेरा रिश्ता टूट सके। उसके शब्द ख़त्म हुए तो हर शख्स दूसरे की तरफ देखने लगा। अभी चंद लम्हे पहले जो सब तारा को दोषी बता रहे थे, वही लोग खामोशी से खड़े हुए थे। दादाजी की नज़रें लगातार तारा के चेहरे पर जमी हुई थी। वो इस बच्ची को बचपन से जानते थे, उसकी एक एक आदत से वाकिफ़ थे। उनके दिल ने एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया। उन्हें अपनी लाडली की बात पर यकीन था, मगर कमरे में नई बहस शुरू हो चुकी थी। वो ऐसा क्यों करेगा? आखिर उसका क्या फ़ायदा था? अपनी ही बहन जैसी लड़की की इज्जत ख़राब करने की क्या वजह हो सकती है? हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा था। दादाजी ने किसी से कोई बहस नहीं की। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो तुरंत अपने वकील को भेज दी। वो महिला बरसों से उनके सारे कानूनी मामले संभाल रही थी। परिवार की बेटी जैसी थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में भी अच्छी जानकारी रखती थी। दादाजी ने सिर्फ एक संदेश लिखा, इस वीडियो को भी चेक करो, मुझे सच्चाई बताओ। चंद ही पलों में जवाब आया, मैं अभी देखती हूँ, लगभग 15 मिनट दीजिए, फिर पूरी रिपोर्ट भेजती हूँ। अब इंतज़ार के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। बहस फिर शुरू हो गई। कोई विराज के पक्ष में बोल रहा था, कोई तारा की बात को सही बता रहा था। इसके बीच दादाजी धीरे धीरे चलते हुए तारा के पास आकर बैठ गए। उन्होंने एक नज़र पूरे परिवार पर डाली। अब कोई भी इस बच्ची पर हाथ नहीं उठाएगा। उनकी आवाज़ में ऐसा दुख था कि सब खामोश हो गए। दादाजी ने तारा के सर पर ममता से हाथ रखा। तुम सब लोग खुद सोचो, ये लड़की अपने पसंद के लड़के से सगाई कर चुकी है। चंद ही दिन बाद विवाह होने वाला है। पूरा घर तैयारियों में लगा है। आखिर ये ऐसा काम क्यों करेगी? कोई वजह तो बताओ मुझे। ताई जी ने तुरंत कड़वाहट से कहा, इसकी माँ ने भी तो यही किया था, हमारे घर के लड़के को अपने जाल में फंसा लिया था। दादाजी का चेहरा कठोर हो गया। सुमन, ऐसा शब्द दोबारा इस्तेमाल मत करना। तारा की माँ बहुत अच्छी बहू थी। हमारा बेटा अपनी मर्ज़ी से शहर गया था, अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। उन दोनों के भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। उनकी मृत्यु भी वही लिखी थी। किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। ये कहते हुए दादाजी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। पुराने ज़ख्म एक बार फिर ताज़ा हो चुके थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तारा सर झुकाए बैठी थी। उसे अपने स्वर्गीय माता पिता की याद ने और तोड़ दिया। दादाजी ने पास खड़े सेवक को इशारा किया,
बच्ची के लिए पानी लेकर आओ। कुछ ही देर में ग्लास सामने था। दादाजी ने अपने हाथों से तारा को पानी पिलाया। वो बच्ची की तरह बिलखती रही। पूरा कमरा खामोश था। अब सबकी नज़रें सिर्फ एक जवाब का इंतज़ार कर रही थी। लगभग 15 मिनट बाद दादाजी के मोबाइल पर मैसेज आया। उन्होंने तुरंत मैसेज खोला, चंद पल पढ़ते रहे, फिर मोबाइल बंद कर दिया। रिपोर्ट आ गई है, ये वीडियो सच में एआई के ज़रिए बनाई गई है, ये असली वीडियो नहीं है। एक लम्हे में पूरे कमरे का माहौल बदल गया। हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। दादाजी ने गहरा सांस लिया। उन्हें पहले यकीन था तारा भी उम्र में बहुत छोटी थी, उसने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की थी। सगाई के बाद विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। ऐसी आधुनिक चीज़ें बनाना तो दूर की बात, वो इनके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। रोहन भी ऐसा लड़का नहीं था जो ऐसी हरकत करता। इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि किसी ने जानबूझकर तारा को कलंकित करने की कोशिश की थी। दादाजी ने बिना एक पल गवाए विराज का नंबर मिलाया। इधर मुंबई में विराज एक बिज़नेस मीटिंग के बीच बैठा था। टेबल पर करोड़ों की डील के कागजात फैले हुए थे। मोबाइल लगातार बजने लगा। उसने स्क्रीन पर दादाजी का नाम देखा और तुरंत कॉल उठा ली। दादाजी, सब कुशल मंगल? दादाजी की आवाज़ पहले से कई ज़्यादा सख्त थी। इसी वक्त फ़्लाइट पकड़ो, मुंबई से निकलो और अभी के अभी हवेली पहुंचो। विराज ने आश्चर्य से कहा, दादाजी, मैं करोड़ों की डील के बीच बैठा हूँ, आखिर ऐसा क्या हो गया है? दादाजी गुस्से से बोले, भाड़ में गई तुम्हारी करोड़ों की डील। मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुरंत वापस आओ। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। विराज चंद लम्हे मोबाइल को देखता रह गया। दादाजी ने ज़िंदगी में शायद पहली बार उससे इस लहजे में बात की थी। उसने तुरंत मीटिंग अधूरी छोड़ी और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पहली उपलब्ध फ़्लाइट में सीट मिली और जहाज़ हवा में बुलंद हुआ। मुंबई से गांव पहुंचने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट लगने थे। वो खिड़की के बाहर बादलों को देखते हुए लगातार एक ही बात सोच रहा था। आखिर हवेली में ऐसा क्या हो गया जिसने दादाजी को इस कदर क्रोधित कर दिया? जैसे ही विराज हवेली के मुख्य दरबार से अंदर दाखिल हुआ, सेवकों ने प्रणाम किया। किसी ने पानी पेश नहीं किया, किसी ने उसके सफ़र के बारे में नहीं पूछा। एक नौकर खामोशी से उसके करीब आया। दादाजी ने तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। विराज ने आश्चर्य से उसे चेहरे की तरफ देखा, फिर तेज़ कदमों से दादाजी के हिस्से की तरफ बढ़ गया। कमरे का द्वार खुला था। अंदर सिर्फ दादाजी बैठे थे। तारा वहाँ मौजूद नहीं थी। विराज ने प्रणाम किया, दादाजी, सब कुशल मंगल, आखिर ऐसा क्या हो गया? दादाजी ने कुर्सी से उठने की भी जहमत नहीं की। उनकी नज़रें लगातार विराज के चेहरे पर जमी रहीं। फिर उन्होंने मेज़ पर रखा मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखो। विराज ने वीडियो चलाई। चंद लम्हे देखता रहा, फिर हैरानी से दादाजी की तरफ देखा। ये क्या है? दादाजी की आवाज़ गुस्से से भरी हो चुकी थी। ये वो गंदगी है जिसके ज़रिए तुमने अपने ही परिवार की लड़की की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की। विराज चौंक गया। मैंने? दादाजी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तारा ने सब कुछ बता दिया है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले तुम दोनों की सख्त लड़ाई हुई थी। तुम उसे धमकियाँ दे रहे थे। तुम उसे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। शायद तुम उसे पसंद करते थे। शायद तुम इस बात पर गुस्सा में थी कि तुम्हारी शादी उससे क्यों नहीं हुई, इसलिए तुमने उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, उसकी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की। विराज ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। दादाजी, भगवान की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने ये सब नहीं बनाया। दादाजी खामोश रहे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। विराज भी समझ गया कि शायद उसे मजबूरी में उनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सब उनकी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। विराज को भी दादाजी से बहुत प्रेम था और वो नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो जाए। फिर भी अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए विराज ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलने का सोचा भी नहीं। दादाजी का चेहरा और सख्त हो गया। मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ। विराज एक पल के लिए खामोश हो गया। फ़ैसला? तुम तारा से अभी विवाह करोगे? ये शब्द सुनकर विराज जैसे पत्थर हो गया। वो चंद लम्हे दादाजी को देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने सही सुना है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना है। तारा बदनाम हो चुकी है। ये खबर पूरे परिवार में फैल चुकी है। उसका विवाह अब रोहन से नहीं हो सकेगा। जिस लड़की की इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश की गई है, अब उसी की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में होगी। आज शाम तुम दोनों का विवाह होगा। मैं इस मामले में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। विराज ने बेबसी से कहा, मैंने ये सब नहीं किया। दादाजी ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मेरा फ़ैसला बदलने वाला नहीं है।
विराज जानता था कि दादाजी सब आखिरी फैसला सुना देते थे तो पूरा परिवार भी उसे नहीं बदल सकता था। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। इधर जब ये खबर तारा तक पहुंची तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो बुरी तरह से सहम गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी एक ही दिन में इस तरह बदल जाएगी। वो रोहन से प्रेम करती थी, उसी के साथ नई ज़िंदगी के सपने देखती थी। अब वो सारे सपने एक लम्हे में टूट चुके थे। उसके पास कुछ कहने के अधिकार भी नहीं था। घर में पहले ही उसकी वजह से हंगामा हो चुका था। वो दोबारा किसी के सामने ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। शाम ढलने से पहले दादाजी ने पंडित जी को हवेली बुला लिया। साक्षी भी उसी परिवार से मौजूद थे। हर शख्स हैरान था, हर शख्स खामोश था। घर की औरतों ने शोर मचाने की कोशिश की, खास तौर पर विराज की माँ बार बार विरोध कर रही थी। ये विवाह नहीं हो सकता, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दादाजी ने सिर्फ एक नज़र उनकी तरफ डाली और पूरा कमरा खामोश हो गया। उनके सामने किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा आवाज़ उठाए। विवाह की रस्में शुरू हुईं। ना कोई सजावट थी, ना कोई खुशी, ना कोई ढोल ताशा, ना बधाइयाँ। बस मंडप के पास कुछ कागजात रखे थे और पूजन था। कन्यादान और फेरे के साथ ही चंद ही पलों में सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा विवाह शायद इस परिवार ने पहले कभी नहीं देखा था। वो लोग गांव के एक बड़े इलाके में रहते थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, अंदर विशाल प्रांगण था और अलग अलग मकान थे। परिवार एक ही आंगन में आबाद था। हर घर अलग था, परिवार एक था। तारा क्योंकि बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए वो हमेशा दादाजी के हिस्से में रहती थी। विवाह के बाद भी वो वहीं बैठी रही। वो लगातार अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। सुबह वो रोहन के नाम से जुड़ी थी, शाम होते ही वो विराज की पत्नी बन चुकी थी। उसकी ज़िंदगी एक ही दिन में पूरी तरह बदल चुकी थी। विराज ने विवाह तो कर लिया, मगर दादाजी साफ शब्दों में कह चुके थे। उनका आदेश ये था कि जो भी एक बंगला तारा के माता पिता के लिए उसी चारदीवारी के अंदर बनवाएगा, अब वो विराज और तारा का होगा और ये दोनों वहीं जाकर रहेंगे। कोई उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देगा। नौकरों को आदेश दिया गया था कि उस जगह की सफाई कर दी जाए। शाम तक सफाई भी हो गई थी और अब रात को उनकी सुहाग रात थी। तारा को थोड़ा तैयार करवाया गया ताकि वो अच्छी लगे। नया जोड़ा पहना दिया गया और वो विराज के लिए उसकी दुल्हन बनकर कमरे में बैठ गई थी। क्योंकि शादी को शादी जैसा तो लगना ही था, कुछ मर्यादाओं को पूरा करना ज़रूरी समझा जाता था। जब विराज कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर कहने लगा, कहाँ से आई ये बात, ये वीडियो कहाँ से आई और तुमने किस तरह ये समझ लिया कि ये सब कुछ मैंने किया है तुम्हारे साथ? तुम तो इस घर से जा रही थी तो मुझे खुशी हो रही थी, लेकिन ये सब क्या हो गया? तुम्हें पता है मैं कितनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ कर आया हूँ इस सारी बकवास के लिए। विराज ने बात करते करते ही तारा की कलाई पकड़ी और उसे मजबूती से दबाना शुरू कर दिया। तारा को उससे डर लगने लगा। डर तो वो उससे हमेशा से ही करती थी, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ा भी था और पूरी हवेली ही उससे डरती थी। लेकिन अब तो अलग ही तरह का डर लग रहा था, क्योंकि वो उसका पति बन चुका था और दोनों ही एक कमरे में अकेले थे। बोलो, ज़ुबान खोलो अपनी, चुप क्यों हो? उसने तारा को बिस्तर पर धक्का दिया और उसके सर पर सवार होने वाले अंदाज में खड़ा था, और वो ऐसे बिस्तर पर पड़ी थी जैसे अभी उस पर हमला हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, तारा ने बस इतना ही कहना उचित समझा। ये सब कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ ये तो मैं पता करवा ही लूँगा, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी मीटिंग के लिए, और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा फिर तुमसे दो दो हाथ करूँगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बुरी भूल की है। ये जो कुछ भी था तुमने इसमें मुझे शामिल किया, मुझे अच्छी तरह पता है कि इसमें तुम्हारा ही कोई हाथ है। तारा चुप रही और नज़रें झुका ली। विराज तकिया उठाने के लिए आगे बढ़ा तो तारा को लगा कि वो उसे हाथ लगाना चाहता है। वो बुरी तरह से डर गई। विराज ने कुछ नहीं बोला, तकिया उठाकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी थी और सुबह सुबह पहली फ़्लाइट से रवाना हो गया। कमरे में पूर्ण खामोशी थी। शाम ढल चुकी थी। खिड़की के बाहर आसमान पर लाली फैल रही थी। तारा बिस्तर के किनारे बैठी अपने हाथों में पकड़े हुए विवाह के कागजात को लगातार देख रही थी। चंद घंटे पहले तक उसकी ज़िंदगी का हर सपना रोहन के साथ जुड़ा था। अब वो सब कुछ एक कागज़ के कुछ हस्ताक्षरों ने बदल दिया था। विराज वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे में सिर्फ तारा थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रोहन का नाम जगमगा रहा था। तारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई। तारा, आखिर ये सब क्या है? तुमने मजाक मजाक में कितना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया।
तुम जानती भी हो तुम्हारी इन तस्वीरों की वजह से दोनों परिवारों में क्या कुछ हो गया है। मैं तो सच्चाई जानता हूँ। मैं तो समझ जाऊँगा कि तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए एआई से ये तस्वीरें और वीडियो बनाई थी, मगर बाकी सबको कौन समझाए? तुमने आखिर ऐसा मजाक किया ही क्यों? इससे पहले कि मैं तस्वीरें देखता मेरी दीदी ने देख ली। अगर तुम्हारे इस कज़न विराज को ये सब पता चल गया तो वो भी न जाने क्या समझेगा। तारा खामोश रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रोहन ने दोबारा कहा, एक काम करते हैं, मैं अभी हवेली आ जाता हूँ, मैं सबको सच बता देता हूँ। मैं कह दूँगा कि ये सब मेरी शरारत थी, मैंने ही तुम्हें ये सब बनाने को कहा था। हम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे, शायद बात समझ जाए। तारा के होंठ कांपे मगर आवाज़ ना निकली। रोहन परेशान हो गया। तारा बोल क्यों नहीं रही? पहले तो मुझे एक पल खामोश नहीं रहने देती थी, अब आखिर क्या हो गया है? मुझे डरा क्यों रही हो? तारा की हिचकी बंद गई। वो बड़ी मुश्किल से बोल सकी, अब कुछ नहीं हो सकता रोहन, मेरी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। रोहन खामोश हो गया। तारा ने आंखें बंद कर लीं। जब तुम्हारी दीदी ने वो तस्वीरें देखीं, उन्होंने तुरंत मेरे परिवार की औरतों को भेज दी। मैं कॉलेज से अपनी डिग्री लेकर वापस आई तो घर में क़यामत बरपा थी। सब मुझे दोषी समझ रहे थे, सब मेरे ऊपर हाथ उठा रहे थे, सब मुझे जवाब मांग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं सच बता देती कि मैंने खुद एआई से ये सब बनाया था तो दादाजी की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती। सब यही समझते कि मैंने शादी से पहले अपनी मर्यादाओं को लांघा है, इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दिया। रोहन की सांस रुक सी गई। कौन सा झूठ? तारा ने रोते हुए कहा, मैंने सबको कह दिया कि ये सब विराज भैया ने बनाया है। वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एआई से ये वीडियो और तस्वीरें बनाकर मुझे बदनाम किया। चंद लम्हों तक दूसरी तरफ पूर्ण खामोशी रही। फिर रोहन की आवाज़ आई, तुमने विराज पर इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर क्या हुआ? तारा ने आंसू साफ किए। दादाजी ने मेरी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि रिपोर्ट में भी यही आया था कि वीडियो एआई से बनी हुई है। किसी को ये पता नहीं चल सका कि वो एआई मैंने खुद इस्तेमाल किया था। सब यही समझते रहे कि विराज ने मेरी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए ये सब किया है। फिर दादाजी ने फ़ैसला किया कि जिसने परिवार की लड़की की इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश की है वही उसकी इज़्ज़त बचाएगा। रोहन बेख्तियार बोला, इसके बाद? तारा की आवाज़ टूट गई। इसके बाद मेरा विवाह राज से कर दिया गया। रोहन ज़ोर से हंस पड़ा। वो ऐसी हंसी थी जिसमें यकीन से ज़्यादा बेयकीनी थी। तारा, ये मजाक अच्छा नहीं है। तारा खामोश रही। रोहन फिर बोला, होश में तो हो तुम? आखिर कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे छोटे से मजाक कितना बड़ा अंजाम कैसे ला सकता है? ये सब फिल्मों में होता है, असलियत में नहीं। तुम अब भी मेरे साथ मजाक कर रही हो। एक बार हमारा विवाह हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारी ये अप्रैल फूल की हरकत हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। कोई अपने ही मंगेतर को इस तरह बेवकूफ़ बनाता है? तुमने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। तारा की हिचकियाँ और तेज़ हो गई। रोहन, मैं मजाक नहीं कर रही, फिर साबित करो। तारा ने कॉल बंद नहीं की। उसने विवाह के कागजात उठाए, उनकी फ़ोटो ली और रोहन को भेज दी। चंद लम्हों बाद वहाँ पूर्ण सन्नाटा छा गया। रोहन शायद उस फ़ोटो को बार बार देख रहा था। इसके बाद उसकी आवाज़ आई। इस बार उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान बोल रहा था। ये कैसे हो गया? तारा ने आहिस्ता से कहा, ये सब कल सुबह शुरू हुआ था। मैं कॉलेज से अपनी डिग्री लेकर वापस आई थी। तुम्हारी दीदी तस्वीरें भेज चुकी थी। तुम्हारे घर वालों ने फ़ोन पर ही रिश्ता तोड़ दिया। फिर मेरे घर में सब ने मुझे दोषी बना दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज़्ज़त बचाई, मगर उसके बदले एक बेकसूर इंसान पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब मैं विराज की पत्नी हूँ। रोहन ने गहरा सांस लिया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तारा। तुमने एक झूठ बोलकर 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, अपनी भी, मेरी भी और विराज की भी। मगर मैं इस विवाह को नहीं मानता। मुझे पता है इसमें तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। हम इस विवाह को रद्द करवा देंगे। मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर सबको सच बता देंगे। तारा घबरा गई। नहीं रोहन, तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब मेरा विवाह हो चुका है। तुम्हारा यहाँ आना हालात को और ख़राब कर देगा। मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। शायद ये हम दोनों का भाग्य में था। रोहन की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। रोहन, मेरी बात मानो। नहीं, कृपया मत आओ। मैं रास्ते में उतारा। अब बाकी बातें सामने आकर होंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तारा कई लम्हों तक मोबाइल को देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि रोहन ज़िद्दी इंसान था। एक बार कोई फ़ैसला कर लेता तो फिर पीछे नहीं हटता था। उसे यकीन हो चुका था कि अब रोहन सीधा हवेली ही आने वाला था।
उसे ये पता नहीं था कि उसका ये एक फ़ैसला इस परिवार में एक नया तूफ़ान की बुनियाद बनने वाला था। रात अपनी खामोशी के साथ सड़कों पर उतर चुकी थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से हवेली की तरफ बढ़ रही थी। हाइलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे का रास्ता दिखा रही थी। रोहन दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए लगातार ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में बेयकीनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार खुद से बातें कर रहा था, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया जाए। अगर तारा ने एआई से वो तस्वीर बना भी ली थी तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? वो मेरी होने वाली पत्नी थी। मुझे अगर इस बात से कोई मसला नहीं था तो बाकी सबको क्यों था? ये हमारा निजी मामला था। मुझे हक़ था कि मैं उसे माफ़ करता या नाराज़ होता, मगर किसी को ये हक़ किसने दिया कि वो मेरी मंगेतर का विवाह किसी दूसरे इंसान से करवा दे? उसने बेख्तियार स्टीयरिंग पर ज़ोर से मुक्का मारा। गाड़ी हल्की सी लहरा गई। उसने तुरंत खुद को संभाला। ये लोग आखिर खुद को समझते क्या हैं? किसी की पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला कुछ घंटों में कर दिया गया। किसी ने एक बार मुझसे पूछा भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर तारा से गलती हुई थी तो मैं उसका मंगेतर था। सज़ा देनी थी तो मैं देता, माफ़ करना था तो मैं करता। ये अधिकार सिर्फ मेरा था। उसने गहरा सांस लिया। दिमाग में तारा का रोता हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। उसकी हिचकियाँ अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। बेवकूफ़ लड़की, तुमने एक मजाक को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बना दिया। अगर तुम शुरू में ही सच बोल देती तो शायद अब सब नाराज़ होते, शायद कुछ दिन बातें सुननी पड़ती, मगर कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेकसूर इंसान पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब खुद भी तकलीफ़ में हो, मुझे भी तकलीफ़ दे दी, और विराज भी बिना किसी कसूर के सज़ा भुगत रहा है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, मैं इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। ये विवाह दबाव में हुआ है, भय में हुआ है, और किसी की खुशी से नहीं हुआ। मैं हवेली जाकर दादाजी से बात करूँगा, उन्हें पूरी सच्चाई बताऊँगा। मैं खुद मानूँगा कि ये एआई की तस्वीर तारा ने मेरे लिए बनाई थी। हम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। गलती हमारी थी, सज़ा सिर्फ तारा को क्यों मिली? मैं किसी कीमत पर अपने प्रेम को इस तरह समाप्त नहीं होने दूँगा। उसने एक नज़र सामने लंबी सड़क पर डाली। हवेली अब ज़्यादा दूर नहीं थी। उसे पता नहीं था कि वहाँ पहुँचकर उसका सामना सिर्फ एक परिवार से नहीं बल्कि ऐसे फ़ैसलों से होने वाला था जो अब शायद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देते। तारा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। हर गुज़रता पल उसके दिल की धड़कन और तेज़ कर रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि विराज दादाजी के आदेश पर हवेली से जा चुका है। वो यही चाहती थी कि रोहन वापस चला जाए। अब उससे मिलना किसी नई मुसीबत को दावत देने के बराबर था। मोबाइल दोबारा बजा। रोहन का फ़ोन था। तारा ने तुरंत कॉल उठाई। रोहन, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी क्यों आ गए? रोहन ने दृढ़ लहजे में कहा, मैं तुम्हें इस हालत में अकेले कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? मैं हवेली के बाहर खड़ा हूँ, अब बताओ कहाँ आना है? तारा ने घबरा कर खिड़की के बाहर देखा। तुम वास्तव में आ गए हो? हाँ, अब जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? तारा ने चंद लम्हे सोचा। पूरा परिवार इस वक्त अपने अपने हिस्सों में था। दादाजी भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसे यकीन था कि उसके हिस्से की तरफ इस वक्त कोई नहीं आएगा। मैं अपने कमरे में नहीं हूँ। दादाजी वाले पोर्शन के साथ जो मेरा हिस्सा है, मैं वही हूँ। तुम इसी तरफ आ जाओ, मगर सिर्फ कुछ मिनट रुकना, फिर तुरंत वापस चले जाना। मैं बस तुम्हें देखकर सारी बात समझाकर वापस चला जाऊँगा। कॉल ख़त्म होते ही तारा ने बेख्तियार प्रार्थना की, काश सब कुशल मंगल हो जाए। इधर रोहन ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। हवेली के अंदर दाखिल होने वाली चौड़ी सड़क पर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ खामोशी थी। बड़े बड़े प्रांगण हल्की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। अलग अलग मकान एक ही चारदीवारी के अंदर अपनी शान के साथ खड़े थे। रोहन अभी तारा के हिस्से की तरफ मुड़ा ही था कि सामने से एक काले रंग की बड़ी लग्जरी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। दोनों गाड़ियां लगभग आमने सामने आकर रुक गईं। रोहन ने आश्चर्य से सामने देखा। दूसरी तरफ विराज बैठा था। असल में मुंबई में होने वाले बिजनेस डील समाप्त हो चुकी थी और दूसरी पार्टी शहर छोड़कर जा चुकी थी। वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं रहा था, इसीलिए वो वापस हवेली आ गया था। विराज ने सामने खड़ी गाड़ी को गौर से देखा। अगले ही पल उसने रोहन को पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसके साथ कुछ घंटे पहले तक तारा का विवाह तय था। उसकी नज़रें तुरंत उस रास्ते पर गईं जिस तरफ रोहन जा रहा था। वो रास्ता सीधा तारा के हिस्से की तरफ जाता था। विराज के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसके दिल में एक ही विचार आया, तारा ने खुद इसे यहाँ बुलाया है। पहले उसे मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरी ज़िंदगी बदल दी, अब विवाह के कुछ घंटों बाद ही अपने पुराने मंगेतर को मुझ ही के घर बुला लिया। क्यों अब मेरी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ाना चाहती है? दूसरी तरफ रोहन के दिमाग में बिल्कुल अलग सोच चल रही थी।
वो विराज को देखते ही अंदर भड़क उठा। उसे यकीन था कि किसी इंसान ने स्थिति का फ़ायदा उठाया है। अगर ये विवाह ना करता तो शायद अभी भी कुछ ठीक हो सकता था। दोनों ने लगभग एक ही वक्त में अपनी अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोले। विराज गाड़ी से बाहर निकला तो उसका मेल स्तंभ जैसा लंबा कद और ज़्यादा उभर आया। मजबूत जिस्म, संजीदा चेहरा, सफ़र की थकान के बावजूद उसकी व्यक्तित्व में एक अलग ही रौब था। रोहन भी गाड़ी से बाहर आया। कद में वो विराज से छोटा था और जिस्म भी उतना भारी नहीं था। रोहन की गाड़ी भी एक आम सी थी, जबकि विराज की लग्जरी गाड़ी दोनों के आर्थिक अंतर की भी गवाही दे रही थी। चंद कदमों का फासला बाकी था, फिर दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। कुछ लम्हों तक पूर्ण खामोशी रही। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक ये समझ रहा था कि सामने खड़ा इंसान उसकी मोहब्बत छीन कर ले गया है। दूसरा ये सोच रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति उसकी नई बनी हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाने आया है। फ़िज़ा में अजीब सा तनाव फैल चुका था। लग रहा था अगला शब्द बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ बात नहीं करेगा बल्कि एक नए तूफ़ान की बुनियाद रख देगा। दोनों चंद कदम के फासले पर आकर रुक गए। माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे हवा भी उनके बीच खड़ी हो। विराज अभी कुछ कहने ही वाला था कि रोहन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक लम्हा मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कहना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उस बेवकूफ़ लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मैं इस विवाह को नहीं मानता। वो भी इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमने ही अपने रिश्ते को अरेंज मैरिज का रंग दिया था। ये विवाह सिर्फ दबाव में हुआ था। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, उसे विवाह विच्छेद दे दो ताकि मैं उससे विवाह कर सकूँ। विराज चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना आश्चर्य, फिर एक अजीब सी सख्ती थी। फिर वो आहिस्ता से बोला, जब तुम्हारी माँ और तुम्हारी दीदी ने फ़ोन करके ये रिश्ता तोड़ा था तब तुम कहाँ थे? उस वक्त हमारे परिवार की इज्जत दाव पर लगी थी। हर तरफ तमाशा बना हुआ था। तुम लोगों ने एक लम्हे में हाथ झाड़ लिए। अब जब दादाजी ने किसी तरह ये मामला संभाल लिया है तो तुम दोबारा यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। रोहन ने तुरंत जवाब दिया। मैं उस वक्त सत्य के बेखबर था। मुझे कुछ घंटे बाद सब पता चला। जैसे ही तारा ने बताया मैं सीधा यहाँ आ गया। विराज ने सर्द लहजे में कहा, अब सच क्या है झूठ क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी है अब इस चार दीवारी के अंदर है। वो लड़की पागल है या बेवकूफ़ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो मेरी पत्नी है, मैं इसे खुद संभाल लूँगा। तुम उससे दूर रहो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया। कागज़ पर हस्ताक्षर करने से प्रेम ख़त्म नहीं हो जाता। विराज की आंखों में पहली बार गुस्सा उभरा। ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। दोबारा अगर मैंने तुम्हें इस हवेली के अंदर देखा तो 2 घंटे बाद तुम पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए नज़र आओगे। ये बात अच्छी तरह याद रखना। रोहन हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट तंज से भरी हुई थी। मुझे धमकी देना बहुत आसान है, मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते हो, मगर एक बात कभी नहीं बदल सकती। तुम तारा का दिल नहीं जीत सकते। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। वो तुम्हारी पत्नी सिर्फ कागज़ों पर बनी है, वास्तव में वो आज भी मुझसे प्रेम करती है। ये शब्द सीधे विराज के दिल पर लगे। चंद लम्हों के लिए वो खामोश रह गया। उसे बेइख्तियार वो मंज़र याद आया जब विवाह के बाद तारा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जब वो लगातार रोती रही थी, जब उसने उसके करीब आना भी पसंद नहीं किया था। रोहन की बातें उसे जहर की तरह महसूस हो रही थी, क्योंकि दिल के किसी कोने में उसे भी यही लग रहा था कि शायद ये सब सच है। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, रोहन ने बेखौफी से जवाब दिया। हदें तो उस दिन टूट गई थी जिस दिन 2 प्रेम करने वालों को अलग करके एक बेकसूर इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी गई थी। विराज ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। चंद लम्हे ऐसा लगा जैसे वो रोहन पर हाथ उठा लेगा, मगर उसने खुद को रोक लिया। ये मेरी आखिरी बात है, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रोहन ने एक लंबी नज़र उस पर डाली, फिर खामोशी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया।
विराज ने भी गहरा सांस लिया। जैसे ही वो पलटा उसकी नज़र ऊपर गई। दादाजी वाले हिस्से की छत पर तारा खड़ी थी। वो दोनों की पूरी बातचीत सुन तो नहीं सकी थी, मगर दोनों के चेहरों के तासरात, हाथों की जुम्बिश, गुस्सा सब कुछ देख चुकी थी। जैसे ही उसकी नज़र विराज से मिली उसका रंग पीला पड़ गया। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि अब विराज सीधा उसी के पास आने वाला है। इधर विराज की बर्दाश्त भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने तेज़ कदमों से तारा वाले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ उसके गुस्से में इजाफा हो रहा था। इधर तारा सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, अब शायद उसकी खैर नहीं थी। कमरे के दरवाज़ा ज़ोर से खुला। तारा पहले ही दरवाजे से कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसने विराज के कदमों की आवाज़ पहचान ली थी। उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था, हाथ बेख्तियार कांप रहे थे। विराज तेज़ कदमों से अंदर आया। उसने एक लम्हा भी गंवाए बगैर सीधा तारा के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। तारा ने तुरंत नज़रें झुका लीं। मोबाइल दो। तारा चौंक गई। क्यों? विराज की आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। मैंने कहा मोबाइल दो। तारा ने मोबाइल को अपने हाथों में और मजबूती से पकड़ लिया। इसमें कुछ भी नहीं है। विराज तल्ख अंदाज में हंसा। तुम्हारे मुंह से सच सुनने की उम्मीद तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। ये कहते ही उसने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। तारा ने रोकने की कोशिश की, मगर विराज की मजबूत पकड़ के सामने उसकी एक ना चली। मोबाइल लॉक नहीं था। विराज ने सीधा चैट खोली। सबसे ऊपर रोहान का नाम मौजूद था। तारा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। विराज खामोशी से संदेश देखता रहा। फिर उसकी नज़र एक वॉइस मैसेज पर जाकर रुक गई। उसने बिना कुछ कहे उसे चला दिया। कमरे में तारा की अपनी ही आवाज़ गूंज उठी। विराज तो मुंबई के लिए रवाना हो गया है। मैं इस हिस्से में बिल्कुल अकेली हूँ। तुम उसी तरफ आकर मुझसे बात कर लो। थोड़ी देर रुकना, फिर तुरंत वापस चले जाना। वॉइस मैसेज ख़त्म हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज की उंगलियां मोबाइल पर जमी रह गईं। उसके जबड़े सख्ती से भींच गए। आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आहिस्ता से सर उठाया। तारा बुरी तरह कांप रही थी। वो जानती थी कि आवाज़ सुनने के बाद मामला पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। विराज ने धीमी मगर खौफनाक आवाज़ में कहा, अब भी कुछ कहना है? तारा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। वो बात ऐसी नहीं थी जैसे आप समझ रहे हैं। विराज एक कदम आगे बढ़ा। मुझे अच्छी तरह पता है बात क्या है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद चोरी की हो, जिसने खुद झूठ बोला हो, वो दुनिया वालों को धोखा दे सकता है, अपने आप को नहीं। तुमने अपने मंगेतर के साथ मजाक करने के लिए एआई से अपनी तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई। मामला हाथ से निकल गया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरा नाम ले दिया। दादाजी का विश्वास इस्तेमाल किया। पूरे परिवार के सामने मुझे दोषी बना दिया। मेरी इज्जत, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मुझे तुम जैसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर मैं डर गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। विराज ने तुरंत बात काट दी। हर इंसान अपनी गलती का बोझ खुद उठाता है। तुमने अपना बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। तारा ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि बात यहाँ तक पहुँचे। विराज की आंखों में कड़वाहट उतर आई। अब पहुँच चुकी है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मेरा क्रोध तुम पर ना बरसे तो फिर मेरी एक बात माननी होगी। तारा ने घबरा कर पूछा, कौन सी बात? विराज ने बिना पलक झपके जवाब दिया, आज नहीं तो कल तुम पूरे परिवार के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगी। तुम खुद बताओगी कि एआई की तस्वीरें तुमने खुद बनाई थी। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं था। तारा ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, मैं मान लूँगी, मगर प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। ये शब्द तारा ने भय की वजह से कहे थे। उसे विराज के गुस्से से डर लग रहा था, मगर विराज ने इन शब्दों का मतलब कुछ और ही निकाला। उसके दिमाग में चंद लम्हे पहले रोहन की बात गूंजने लगी। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। उसे लगा वास्तव में ये लड़की आज भी खुद को रोहन के लिए बचा कर रखना चाहती है, इसीलिए मेरे करीब होने से इस कदर नफ़रत कर रही है। उसके सीने में अजीब सा दर्द उठा। वो खुद भी इस एहसास पर आश्चर्यचकित था
ये विवाह उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। फिर भी अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनना कि वो उसके करीब ना आए, दिल के किसी कोने को चीर गया। उसने अपनी स्थिति छिपाते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊँ, तो फिर एक ही रास्ता है, तुम दादाजी के सामने अपनी पूरी गलती स्वीकार करोगी। इसके बाद मैं खुद तुमसे फासला रखूँगा। मगर अगर तुमने दोबारा झूठ बोला या पीछे हटने की कोशिश की, तो फिर मेरे धारित से बच नहीं पाओगी। तारा ने तुरंत सर हिलाया। मैं तैयार हूँ। मैं सब कुछ दादाजी को सच सच बता दूँगी। मैं ये भी बता दूँगी कि एआई की तस्वीरें मैंने खुद बनाई थी। आप भी कसूर हैं। विराज चंद लम्हे उसे देखता रह गया। वो आश्चर्यचकित था। उसने सोचा भी नहीं था कि तारा इतनी आसानी से अपनी गलती मानने पर तैयार हो जाएगी। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया। ये लड़की अपनी इज्जत खतरे में डालने को तैयार हो गई सिर्फ इसलिए कि मैं इसके करीब ना हूँ। तो क्या वास्तव में रोहन ठीक कह रहा था? क्या इसके दिल में आज भी रोहन ही है? यह विचार उसके दिल में किसी खंजर की तरह उतरा। उसने तुरंत नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं, चेहरा पहले जैसा सख्त रखा, मगर दिल के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। चंद लम्हों बाद उसने गहरा सांस लिया। अब वक्त आ गया था कि दादाजी के सामने इस कहानी की असल सच्चाई रखी जाए। उसने मोबाइल मजबूती से हाथ में पकड़ा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विराज ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सीधा दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ गया। तारा उसके चंद कदम पीछे चल रही थी। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो खुद अपनी सज़ा की तरफ जा रही हो। दादाजी अपने कमरे में खामोश बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। विराज अंदर दाखिल हुआ। तारा ने नज़रें झुकाए उसके पीछे कदम रखा। दादाजी ने दोनों को एक साथ देखा तो पेशानी पर भी बल पड़ गए। क्या बात है? विराज ने संजीदा लहजे में कहा। दादाजी, तारा आपसे कुछ कहना चाहती है। बेहतर होगा आप इसकी बात पूरी सुन लें। ये कहकर वो एक तरफ खामोश खड़ा हो गया। दादाजी की नज़रें तारा पर जम गईं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तारा की आवाज़ गले में अटक गई। उसने कई बार बोलने की कोशिश की। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया। दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं रोहन के साथ मजाक कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को तंग करते रहते थे। मैंने उसे अप्रैल फूल बनाने के लिए एआई से खुद ही तस्वीरें बनाई थी, खुद ही वीडियो बनाई थी। मेरा उद्देश्य सिर्फ उसे हैरान करने का था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सब इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिर उसकी दीदी ने वो सब देख लिया। घर वालों तक बात पहुंच गई। सब ने मुझसे सवाल किए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं सच बता दूंगी तो आपकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। उसी भय में मैंने झूठ बोल दिया कि ये सब विराज भैया ने किया है। दादाजी, विराज भैया बेकसूर हैं। सारा कसूर सिर्फ मेरा है। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। दादाजी चंद लम्हे तक तारा को देखते रहे। उनकी आंखों में आश्चर्य आहिस्ता आहिस्ता टूटते हुए विश्वास में बदलने लगा। वह आहिस्ता से अपनी जगह से खड़े हुए, 2 कदम आगे बढ़े, फिर अचानक 2 कदम पीछे हट गए, जैसे पहली बार उन्हें तारा अजनबी महसूस हुई हो। तारा का दिल बैठ गया। दादाजी की आंखों में नमी थी, मगर उस नमी में ममता नहीं थी, अत्यंत निराशा थी। तुमने मुझसे भी झूठ बोला। तारा सिसक पड़ी। दादाजी ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। जिस बच्ची पर मैंने अपनी संतान से बढ़कर विश्वास किया, उसी ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने एक बेकसूर इंसान की ज़िंदगी बदल दी। तारा बेख्तियार उनके चरणों की तरफ बढ़ी, मगर दादाजी ने खुद को एक कदम पीछे कर लिया। उन्होंने पहली बार उसे फ़ासला इख्तियार किया था। ये मंजर तारा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। दादाजी ने रुख विराज की तरफ किया। उनकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा धीमी थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने सिर्फ अपनी लाडली पर यकीन किया। मैंने तुम्हें दोषी समझ लिया, हालांकि कसूर तुम्हारा था ही नहीं। विराज खामोशी से खड़ा रहा। दादाजी ने गहरा सांस लिया। अगर तुम चाहो तो इसी वक्त इस लड़की को छोड़ दो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी अनुमति है। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगा।
ये सुनते ही तारा ने चौंक कर विराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में भय भर गया। अब ना वो पहले वाली ज़िंदगी में वापस जा सकती थी, ना नई ज़िंदगी उसके हाथ में थी। उसकी किस्मत का फैसला अब विराज के एक वाक़ये पर टिका हुआ था। विराज ने चंद लम्हे आंखें बंद रखीं, फिर आहिस्ता से गहरा सांस लिया। ये मेरे परिवार की लड़की है, मैं इस पर विवाह विच्छेद का दाग नहीं लगाऊंगा। जो होना था हो चुका, अब मैं इसे छोड़कर एक और तमाशा नहीं बनाऊंगा। दादाजी खामोश रहे। विराज ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो पलटा और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही तारा फूट फूट कर रोने लगी। वो दौड़कर दादाजी के करीब आई। दादाजी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं डर गई थी, मैंने जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया। दादाजी ने आहिस्ता से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। हर गलती माफ़ नहीं होती तारा। तारा ने रोते हुए उनके हाथ पकड़ने चाहे, मगर दादाजी ने अपने हाथ पीछे कर लिए। मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि आज पहली बार मेरी लाडली ने मेरा सर झुका दिया है। ये शब्द तारा के दिल पर किसी तीखी धार वाले वार की तरह लगे। वो वही ज़मीन पर बैठ गई। उसकी हिचकियाँ पूरे कमरे में गूंजती रहीं। दादाजी ने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। आंगन में लगे पेड़ों से ठंडी हवा गुजर रही थी। हर तरफ शांति थी, मगर उस शांति के अंदर आज के दिन का शोर भी जिंदा था। विराज आहिस्ता आहिस्ता अपने हिस्से की तरफ आया। वो वही हिस्सा था जहाँ रहने का आदेश दादाजी ने दिया था। वो कमरे में दाखिल हुआ, कोट उतार कर एक तरफ रखा और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसके दिमाग में दादाजी के शब्द बार बार गूंज रहे थे। अगर तुम चाहो तो इसे छोड़ दो। उसे अपना जवाब भी याद आया। मैं इस पर विवाह विच्छेद का दाग नहीं लगाऊंगा। ये वाक़या सिर्फ दादाजी को दिया गया जवाब नहीं था, ये उसके अपने दिल का फ़ैसला भी था। वो इस रिश्ते से भागना नहीं चाहता था। हालात जैसे भी थे, विवाह जैसे भी हुआ था, अब वो तारा को अपनी जिम्मेदारी समझ चुका था। वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। उसी सोच के साथ वो बिस्तर पर लेट गया। उधर तारा ऐसे चल रही थी जैसे शरीर में जान ही ना हो। दादाजी की नाराज़गी, अपनी गलती, विराज पर लगाया गया झूठा इल्ज़ाम, हर बात उसके सीने पर पत्थर बनकर रखी हुई थी। आखिरकार वो हिम्मत करके विराज के हिस्से में आ गई। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। विराज ने आंखें बंद ही रखी थी। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पांव पकड़ लिए। साथ ही दबी दबी हिचकियों से आवाज़ आने लगी। उसने तुरंत आंखें खोली। सामने तारा बैठी थी। वो उसके चरणों से लिपट कर लगातार रो रही थी। विराज ने तुरंत अपने पांव पीछे कर लिए। ये क्या कर रही हो? तारा ने सर उठाया। उसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। मुझे माफ़ कर दें, भगवान की कसम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं रोहन को इसीलिए नहीं बुला रही थी कि उसके साथ समय गुजारूं। मैं सिर्फ उसे समझाकर वापस भेजना चाहती थी। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। अपनी बाकी ज़िंदगी इसी घर में इसी रिश्ते के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें विराज भैया। विराज ने बेख्तियार भवें से घेर ली। अपने पति को भी कोई भैया कहता है? तारा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। विराज ने हल्की सी सांस भरी। भैया का मतलब पता है तुम्हें? तारा ने धीरे से सर हिलाया। जी, इसका मतलब भाई होता है। विराज ने बेबसी से मुस्कुराया। तुमने हर मामले में कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करनी होती है। अब माफ़ी मांगने आई हो तो मुझे भाई कह रही हो। तारा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। माफ़ कर दीजिए, सारी ज़िंदगी आपको इसी नाम से पुकारा है, ज़ुबान से अचानक निकल गया। विराज चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके लहजे की सख्ती पहले से कम हो गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर एक शर्त पर। तारा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन सी शर्त? आइंदा सी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी जिसकी सज़ा दूसरों को भुगतनी पड़े। तारा ने तुरंत सर हिला दिया। मैं वचन देती हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। मैं किसी कोने में रह लूँगी। आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो पलट कर जाने ही लगी थी कि विराज ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। तारा हैरान होकर रुक गई। विराज ने उसे अपने करीब किया, इतना कि दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकें। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। वो कोना यहाँ है। अगर इस रिश्ते को निभाना है तो इस दिल में अपनी जगह बनानी है, मुझसे दूर रहकर नहीं।
अगर तुम्हें हमेशा दूर ही रखना होता तो फिर तुम्हें माफ़ करने का मतलब ही क्या था? तारा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आप वास्तव में मुझसे नाराज़ नहीं हैं? विराज ने धीरे से जवाब दिया। नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, मगर इसके साथ एक सच्चाई और भी है। अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को संभालें। नाराज़गी हमेशा नहीं रह सकती अगर दोनों इसे समाप्त करने की कोशिश करें। तारा ने अपने आंसू साफ किए। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा संतोष नज़र आया। विराज ने नरम लहजे में कहा, अब बहुत रात हो गई है, तुम सारा दिन रोती रही हो, आराम करो, बाकी बातें कल करेंगे। उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। तारा चंद लम्हे हिचकिचाती रही, फिर खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठ गई। विराज ने कंबल उसकी तरफ खींचकर ओढ़ा दिया। अब चैन से सो जाओ। तारा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। धन्यवाद। कमरे में फिर खामोशी उतर आई, मगर इस खामोशी में पहली बार नफ़रत नहीं थी। सिर्फ दो ऐसे व्यक्ति थे जो एक कठिन शुरुआत के बाद इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सप्ताह आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। समय ने वो काम कर दिखाया जो कोई तर्क नहीं कर सकता था। विराज ने कभी दोबारा तारा की उस गलती का जिक्र नहीं किया, ना कोई ताना दिया, ना कोई हिसाब मांगा। वह हर रोज़ अपने व्यवहार से उसे ये एहसास दिलाता रहा कि एक रिश्ता सिर्फ विवाह से नहीं बल्कि विश्वास से मजबूत होता है। तारा भी बदल चुकी थी। वो हर कदम पर विराज का ख्याल रखती। उसने आने से पहले उसकी पसंद की चाय तैयार की होती। वो उसके साथ बैठकर भोजन करती। दोनों छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे थे। अजनबीपन आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो रहा था। उनके बीच एक खामोश सा विश्वास जन्म ले चुका था। एक शाम विराज दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है बेटा? विराज ने नरमी से कहा। दादाजी, एक निवेदन है। बोलो। तारा को माफ़ कर दीजिए। उसने गलती ज़रूर की थी, मगर उसने अपनी गलती मान भी ली थी। वह हर रोज़ खुद को सज़ा देती रहती है। अब उसे और शर्मिंदा मत कीजिए। दादाजी चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई शिकायत नहीं रही? विराज मुस्कुराया। शिकायत थी, अब नहीं है। अगर पति ही अपनी पत्नी की एक गलती को हमेशा ज़िंदा रखेगा तो वो कभी चैन से जीना नहीं सीखेगी। दादाजी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। तुमने आज मुझे भी बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। उसी वक्त उन्होंने सेवक से तारा को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही पलों बाद तारा कमरे में दाखिल हुई। उसने नज़रें झुका लीं। दादाजी उसके करीब आए। उसके सर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तारा बेख्तियार रोने लगी। उसने झुककर दादाजी के चरण स्पर्श किए। मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी। दादाजी ने उसके आंसू साफ किए। एक शर्त पर। तारा ने तुरंत सर उठाया। कौन सी शर्त? आज के बाद कभी किसी झूठ को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगी। मैं वचन देती हूँ। दादाजी ने गहरा सांस लिया। एक बात और, इस सच्चाई का ज्ञान सिर्फ हम 3 लोगों को रहेगा। बाकी परिवार वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि असल गलती तुम्हारी थी। समय के साथ वैसे भी सब इस घटना को भूल जाएंगे। किसी की इज्जत दोबारा दाव पर लगाने की ज़रूरत नहीं। तारा ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। विराज ने खामोशी से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी ने मुस्कुरा कर दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया। समय ने फिर अपना सफ़र जारी रखा। कुछ महीने बाद शहर के खूबसूरत कैफ़े में विराज और तारा एक खिड़की के पास बैठे थे। तारा हंस हंसकर कोई बात सुना रही थी। विराज उसे गौर से देख रहा था। फिर उसने चम्मच में आइसक्रीम लेकर उसकी तरफ बढ़ाई। तारा हंस पड़ी। मैं ख़ुद खा सकती हूँ, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है, फिर भी आज मेरी मर्ज़ी। तारा ने हंसते हुए आइसक्रीम खा ली। चंद लम्हों बाद उसने भी एक चम्मच भरकर विराज की तरफ बढ़ा दिया। दोनों की हंसी पूरे कैफ़े में घुल गई। उसी लम्हे बाहर से गुजरती एक गाड़ी आहिस्ता हुई। रोहन ने बेख्तियार कैफ़े के अंदर देखा। उसकी नज़र सीधी तारा पर जाकर ठहर गई, फिर विराज पर। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे थे कि किसी सफाई की ज़रूरत ही नहीं रही थी। रोहन चंद लम्हे खामोश बैठा उन्हें देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, शायद वो मेरे भाग्य में नहीं थी। उसने एक आखिरी नज़र दोनों पर डाली, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। न उसने फ़ोन किया, न कोई संदेश भेजा।
न कभी पलट कर देखने की कोशिश की। उसी दिन उसने तारा को अपने दिल से हमेशा के लिए विदा कर दिया। इधर कैफ़े के अंदर विराज ने टेबल के नीचे से तारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तारा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में न भय था न पछतावा, सिर्फ अपने पति के लिए प्रेम था। विराज ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया था। जिस रिश्ते की शुरुआत गलतफहमियों से हुई थी, वही रिश्ता आज उन दोनों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सहारा बन चुका था। यहाँ से उनकी नई ज़िंदगी वास्तव में शुरू हुई।